Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Today we will discuss about the objective type technique. बेटे आप लोगों को पता है जैसे कि हमारी जो टेक्निक्स होती हैं एग्जामिनेशन की वो कौन कौन सी हैं। इससे पहले मैंने आपको करवाया था ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट के बाद आज आपका टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली। तो वस्तुनिष्ठ क्या होती है? ऑब्जेक्टिव यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को लेके एक टॉपिक को लेके एक शब्द को लेके एक वर्ड को लेके हम जो क्वेश्चनियर हम बनाते हैं उसमें हम वन वर्ड वाले यस नो वाले या फिर राइट रॉन्ग वाले जो क्वेश्चन हम डालते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक में ही आते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आज तक हमारे जितने भी एग्जाम होते थे उनमें क्या होता था, हमारी सब्जेक्टिव टाइप यानी कि हमारे निबंधात्मक परीक्षाएं होती थी, यानी कि आज से कम 15-20 साल पहले हमारे टाइम में। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमारे 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन हमारे दे दिए जाते थे, चाहे वो हमारा बीएड था, एमए था या फिर हमारा यूजी या पीजी। लेकिन इसके बाद देखा कि बहुत सारी कमियां इसमें मिली, यानी कि इतने सारी कमियां, मान लो अगर हमारी सब्जेक्टिव टाइप है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो वो क्वेश्चन जब हमें दिया जाता है और हम अटेम्प्ट करते हैं, अगर उसी कॉपी को 2 टीचर्स को या 2 प्रोफेसर को जब दिया जाता है तो उन दोनों में ही बहुत सारा डिफरेंस होगा। मान लो एक 20 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं चेक करती हूँ तो उसमें 20 में से 15 है, 16 मार्क्स देती हूँ। अगर कोई दूसरे टीचर अगर उसको चेक करते हैं तो उसमें वो 13 या 14 भी आता मार्क्स आ सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि कितना सारा डिफरेंस है। तो इसमें क्या आ जाएगी कि इसमें इंडिविजुअलता हमारी आती है, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। जिस हिसाब से, जिस तरह से मेरी थिंकिंग है या मेरी ऑब्जर्वेशन है, उस हिसाब से मैं ऑब्जर्व करूंगी, और जिस हिसाब से दूसरे टीचर की ऑब्जर्वेशन है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। कितनी बार आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है या हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमारे जो क्वेश्चनियर जो दिया जाता है हमारा, उस क्वेश्चन पेपर के मान लो 5 क्वेश्चन है हमें अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 या 10 क्वेश्चन में से जब 5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं तो वो ईच क्वेश्चन विल बी 20 मार्क्स। तो उसमें क्या होता है कि जब 20 नंबर का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं और वो हमारा जो क्वेश्चनियर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मार्किंग की जाती है तो उस मार्किंग में भी बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है। कई बार क्या होता है कि टोटलिंग में भी डिफरेंस आ जाता है। तो इन सारी जो कमियां हैं, आप ये देखो कि कई बार बच्चा इवेल्युएशन करवाता है, एक बच्चा जिसने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है और उसमें उसको जब 100 में से 12 या 20 मार्क्स तक आते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हमारे टीचर्स से हो जाती है। तो हम दोबारा से रीचेकिंग करवाते हैं और उसी बच्चे के 100 में से 70-75 तक मार्क्स आते हैं। यानी कि ये बहुत सारी कमियां होती हैं, जिन कमियों को ध्यान में रखते हुए हमारी सब्जेक्टिविटी या हमारी सब्जेक्टिव जो टेक्निक है उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टेक्निक को भी इवेल्युएशन सिस्टम में रखा गया है। तो इसलिए हमारी जो ऑब्जेक्टिविटी है उसमें क्या है कि उसमें रियलिटी है, रिलायबिलिटी है, टाइम सेविंग है, बहुत सारे फायदे हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारी ऑब्जेक्टिव टेक्निक को अपनाया गया है। तो ये था इसका बेसिक कि हमारी ऑब्जेक्टिव टेक्निक को क्यों हमारे सामने रखा गया है। आप देखो कि आपके जितने भी हमारे, मान लो अभी बच्चों को एग्जाम देने हैं, किसी भी, चाहे वो पीजी है, यूजी है, वहां पे एडमिशन लेना है, तो वो क्या होगा, जो हमारा पीजी है या यूजी है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आएंगे। आप देखो कि नेट जैसी जो हाई लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं या हमारी नीट के एग्जाम होते हैं, जेईई मेंस का एग्जाम होता है, वो सारी की सारी परीक्षाएं हमारी किस में होती हैं? ऑब्जेक्टिव में। तो इस ऑब्जेक्टिव टेक्निक को ध्यान में रखियो, क्योंकि इसमें एक तो समय की बचत हमारी होगी, दूसरी क्या है कि हमारी जो रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता ज्यादा होगी। मान लो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो हम फटाफट उसको टिक करते हैं। उसके बाद क्या है कि इन्हीं क्वेश्चनों में मल्टीपल चॉइस भी होगी, और दूसरा क्या है
कि इनको ही ध्यान में रखते हुए हमारी जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी 20 नंबर के या 15 नंबर की जो हमारी सीट होती है 100 नंबर की, हम उसको चेक करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिविटी आती है तो उसमें इतना टाइम नहीं आता है। और ऑनलाइन जो परीक्षाएं होती हैं वो भी हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है मैक्सिमम परीक्षाएं, तो उनको जल्दी से हमारे जैसे ही हम परीक्षा देते 1 या 1.5 महीने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है। तो इसलिए इन सारी बहुत सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक को हमारे इवेल्युएशन या मूल्यांकन सिस्टम में लागू किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक। तो बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेक्निक है इसको 3 भागों में मेन यानी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या है कि ये कौन कौन से भाग हैं, ये कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले क्या है कि हमारा वर्गीकरण, यानी कि उनको हम अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कैटेगराइजेशन, सेकंड है हमारा यस रोंग यानी कि सत्य या असत्य क्वेश्चन, और थर्ड है हमारा मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद क्या है कि सीक्वेंस, यानी कि हम जैसे 1, 7, 10, 15, 2 इस तरह से करते हैं तो फिर हम उसको सीक्वेंस में लगाना। इसके बाद है हमारा जो फिलअप, यानी कि जैसे हम कोई भी क्वेश्चन डालते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि खाली स्थान हम छोड़ देते हैं और जहां वो उसमें हम जो हमारा राइट जो आंसर है वो उसको फिल करता है बच्चा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा यस या रोंग वाला, या फिर राइट या रोंग, यस या नो वाला। तो राइट रोंग में क्या होता है, मान लो जैसे हमारा मैंने बोला कि भारत के उत्तर में हिमालय है, ये क्या है क्वेश्चन है, इसके साथ मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया यस और नो। तो आप क्या करोगे, सत्य या असत्य। जो अगर भारत के उत्तर में हिमालय है ये राइट है तो आप क्या करोगे, सत्य पे इस पे हम निशान लगा देते हैं। उसी प्रकार से मान लो चंडीगढ़ भारत की राजधानी है, ठीक है, तो इसमें भी मैंने डाल दिया असत्य या सत्य। तो आप हम सबको पता कि चंडीगढ़ तो हरियाणा की राजधानी है, तो हम क्या करेंगे कि जो असत्य है जो या रोंग है उस पे हम टिक कर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी ही इसमें आती है। इसके बाद है हमारा बहुविकल्पीय यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें 3 या 4 हमें विकल्प दिए होते हैं, यानी अल्टरनेट हमें दिए होते हैं, और उनमें से किसी एक को 3 हमारे रॉन्ग होते हैं, कोई एक हमारा राइट होता है। और उन चारों में से जो हमारा राइट होता है, या कई बार क्या होता है कि तीनों राइट दे दिए जाते हैं और एक हमारा रॉन्ग होता है, तो हम क्या करते हैं कि बच्चे के सामने वो विकल्प रखते हैं और उस विकल्प के आधार पर हम बच्चा उसको टिक करता है। जैसे मान लो कि हमारे भारत की राजधानी है, वो क्या है, चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता। तो इनमें से आप सबको पता है कि चंडीगढ़ भी नहीं है, मुंबई भी नहीं है और कलकत्ता भी नहीं है। एक ऑप्शन हमारा बचता है वो है दिल्ली। तो 3 हमारे रॉन्ग ऑप्शन है और एक हमारा राइट ऑप्शन है। तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, दिल्ली को हम एक जो जैसे हमारा ऑनलाइन भी या ऑफलाइन में है ओएमआर हमारी जो सीट मिलती है उस पे हम गोलदारा जो लगाते हैं उसको हम क्या करते हैं, ब्लू कर देते हैं। तो इसके बाद जैसे मान लो कि इसी में हम अलग विकल्प जो देते हैं कि हमारे भारत की स्टेट है, मान लो, तो उसमें मैंने देखा यूपी, बिहार, उड़ीसा और एक हम दे देते श्रीलंका। तो इसमें क्या हुआ कि 3 हमारे क्या है, हमने पूछा है कि कौन सी नहीं है, यानी कि कौन सी विच विच इज नॉट द स्टेट ऑफ इंडिया, कि कौन सी हमारी भारत की या स्टेट नहीं है, भारत का राज्य नहीं है। तो सीधा सा सिंपल हमारा जवाब होता है कि श्रीलंका नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो हमारा अगर रॉन्ग पूछा जाता तो रॉन्ग आंसर पे हम टिक कर देते और राइट पे राइट। तो ये हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये टेक्निक होती है। अब थर्ड है हमारा साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, यानी कि हमारे रिकॉल क्वेश्चन, इनको बोलते हैं सिंपल रिकॉल क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट है ये हमारा साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न। इसमें क्या होता है बेटा
इस तरह के प्रश्नों में हम क्या बोलेंगे कि कौन, क्या, कब, कैसे, इस तरह के, यानी क्वेश्चन मार्क, जो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इस तरह से, तो वो होता है कि कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये 4 हमारे वर्ड इसमें यूज होते हैं। मान लो जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो कब आ गया ना, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, तो कब हुई, 1526 में। तो ये 1 वर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम जो डेट है या जो डाटा है वो हमें याद करना होता है, इसलिए इनको रिकॉल क्वेश्चन या साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न भी बोलते हैं। मान लो जैसे हमारा हरियाणा प्रांत कब बना, तो इसमें क्या है कि 1966 में हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा प्रांत बना। तो इस तरह से रिकॉल वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बच्चे के माइंड में, इसकी बच्चों की मेमोरी में ये क्वेश्चन पुट होते हैं, और उनको कौन, कब, कहाँ, कैसे। मान लो वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो कब क्या हुआ, ये डेट पूछी गई है, तो इसपे हम डालेंगे कि 1904 में, यानी 1908 में, यानी 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, भारत की खोज की थी। तो इस तरह से ये हमारे जो सिंपल रिकॉल क्वेश्चन होते हैं वो भी हमारे 1 वर्ड वाले ही होते हैं। इसमें चाहे कोई डाटा पूछ लिया जाता है, जैसे कि राजधानी पूछ ली जाती है, या जैसे किसी क्रिकेटर के विषय में, किसी भी देश के विषय में, पॉपुलेशन के विषय में, या फिर कोई भी, जैसे प्राचीन काल में कोई लड़ाई कब हुई थी, हमारा देश आजाद कब हुआ था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ही आते हैं। इसके बाद है फोर्थ टाइप है आपकी वाक्य पूर्ति, यानी कि जो हमारे सेंटेंस हैं, यानी कि जो हमारे वाक्य हैं उनको पूर्ण करना। तो सेंटेंस कंप्लीटेशन ये होता है हमारा। सेंटेंस कंप्लीशन में क्या होता है कि आपको एक वाक्य में अधूरे वाक्यों को अपनी स्मरण शक्ति से, यानी कि अपनी वही रिकॉल पावर से, कि मान लो जैसे क्या है कि अशोक का राज धर्म फिल इन द ब्लैंक्स था, तो कौन सा था हमारा अशोक का, बौद्ध धर्म। तो जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम थोड़ा सा वो जगह खाली छोड़ देते हैं, और उस पे हम राइट जो हमारा आंसर है वो हम डालते हैं। उसी प्रकार से मान लो हमारा देश आजाद हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो 15 जो अगस्त है 1947 है, तो वो जगह हम खाली छोड़ देते हैं, और इस तरह से जो सेंटेंस का कंप्लीशन है वो पूरा हो जाता है। इसमें भी हमारी जो रिकॉल पावर है, या हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारा जो मेमोरी लेवल है वो, और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका सीक्वेंस टाइप, यानी कि क्रमबद्धकरण, यानी कि क्रमबद्ध क्या होता है, सीक्वेंस में लगाना। इसमें क्या होता है बेटा, 2 पार्ट्स हमारे कर दिए जाते हैं, ए और बी। ए में क्या होता है, सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, और बी जो साइड होती है उसमें क्या होता है, हमारे सारे आंसर डाल दिए जाते हैं। तो इन आंसर के अकॉर्डिंग ये घटनाएं हैं या तिथियां हैं, इस तरह से भी हमें डाला जाता है। मान लो जैसे अभी मैं क्वेश्चन बताती हूँ कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, बाबर की मृत्यु कब हुई, और भारत की खोज कब हुई, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। ये 4 क्वेश्चन मैंने डाले, और दूसरी तरफ हम डाल देते हैं इनके आंसर। तो आप क्या करोगे कि उनको मैच आप करोगे। मान लो पानीपत की पहली लड़ाई है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन है, सेकंड जो लाइन है उसमें इसका ऑप्शन फोर्थ पे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि फर्स्ट को फोर्थ से मिलाओगे, यानी कि पहले और चौथे को का मेल करोगे, तभी ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसी प्रकार से मान लो कि हमारा जैसे बाबर की मृत्यु कब हुई, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और 1760 में बाबर की मृत्यु हुई थी। ये जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें हमारा थर्ड नंबर पे दिया हुआ है सेकंड रो में, तो हम क्या करेंगे, सेकंड को थर्ड से मैच करेंगे। तो इस तरह से जो सेंटेंस है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और वो क्या करता है, वो हमारा मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल दोनों का प्रयोग इसमें किया जाता है। क्योंकि जब तक हमें खुद नहीं पता होगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई, तब तक हम कोई भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि रॉन्ग ही आंसर इसका हम चुन पाएंगे जब तक हमें ये अच्छे से याद नहीं होगा। इसी प्रकार से अब हमारा जो 5th पॉइंट है वो है वर्गीकृत क्वेश्चन, यानी कैटेगराइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा मान लो
हमें 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, जैसे बस, कार, हवाई जहाज, दिल्ली। रोड ट्रांसपोर्ट इसमें आ जाता है, और इसमें दिल्ली क्या है, ये इंडिया की कैपिटल है। तो इस तरह से दिल्ली जो है हमारा, वो क्या है, वो रॉन्ग वर्ड है। तो हम इस तरह से ये मैच करना भी होता है, एक सीक्वेंस बनाना भी होता है, या वर्ग में डिवाइड करना। मान लो जैसे कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य, राधा, हिमालय, ये इस तरह से 4 कैटेगरी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारी पशुओं वाली जो है या पालतू पशु है, उसमें हम क्या करेंगे, बिल्ली है, कुत्ता है, घोड़ा है, जो हम वो डालेंगे। इसके बाद जो हमारी राजधानी वाली है, उसमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, वो डालेंगे। और दूसरी कैटेगरी जो हमारा जो दूसरा वर्ग होगा, जिसमें उसमें राधा है, मोहन है, क्योंकि वो व्यक्तियों का। इस तरह से बेटा अलग अलग वर्गों में भी हम डिवाइड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे आते हैं। इसके बाद क्या है कि एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक, यानी कि हमारी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं, उनके क्या लाभ हैं, कौन कौन से फायदे हैं, क्या उपयोग है इनका हमारे इवेल्युएशन सिस्टम में। तो सबसे पहले क्या है, रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। तो मान लो कि जैसे मैंने पहले अभी बताया था आपको कि ये परीक्षाएं सबसे अधिक विश्वसनीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमारा वन वर्ड जो आंसर है वो होता है, हमारी मेमोरी लेवल यानी हमारी जितनी भी समझ होती है, जो हमारा हमने याद किया होता है, उसके ऊपर ही ये सारी डिपेंड होती है। किसी भी प्रकार का इसमें लॉजिक नहीं लिया जाता। क्योंकि जैसे हमारी जो सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम कई बार ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा हम लिख के इसमें कुछ ना कुछ हम लिख ही देंगे, यानी कि अपना उसमें हम अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं, अपना लॉजिक भी लगा सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की परीक्षाओं में जो हमने रटा है, मान लो अगर इंडिया हमारा 14, अगर हमारे इंडिया में कितनी 29 स्टेट है तो 29 ही है। अगर हमारे इंडिया की राजधानी वो दिल्ली है तो दिल्ली ही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी जो रटने की जो पावर होती है, उसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसकी इसलिए ये परीक्षाएं क्या होती है हमारी विश्वसनीय, क्योंकि जो हमने डाटा रटा हुआ है, जो फैक्ट है, एक्चुअल है, वही इसमें प्रयोग किया जाता है। हमारा किसी भी तरह का कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, इसमें प्रयोग नहीं होता। इसके बाद क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी आपको पता ही है कि इसमें हमारे नाम से स्पष्ट है कि ये ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हैं। इसमें अंक देखते हुए भी मानसिक स्तर या किसी भी प्रकार का अवसर नहीं। मान लो ऑब्जेक्टिव है, अगर 20 नंबर के 20 क्वेश्चन है और 20 ठीक है, तो 20 नंबर ही इसमें आएंगे, क्योंकि इसमें टीचर का अपना लॉजिक नहीं लगेगा। और जो हमारी सब्जेक्टिव टेक्निक है, उसमें कई बार टीचर की अपनी अंडरस्टैंडिंग, टीचर का अपना लॉजिक, वो भी उसमें प्रयोग कर सकता है। क्यों, क्योंकि अपनी अपनी जो थिंकिंग पावर है या अपनी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके लेवल पर ही हम इवेल्युएशन करते हैं। तो इसलिए ये परीक्षा क्या होती है हमारी, वस्तुनिष्ठ। थर्ड पॉइंट है आपका टाइम सेविंग, यानी कि समय की बचत। क्योंकि बेटा इसमें वन वर्ड वाले या मैच देम वाले या फिलअप वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। और आप देखो कि जब हमारा, आप मान लो आपका बीएड का है, 16 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कम से कम आपको 6 या 7 पेज उसमें भरने पड़ते हैं। तो इसलिए उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, और बच्चों का कई बार क्या कि पेपर भी पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन जब आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप हम आपका क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपका फटाफट हम उसके आंसर भर देते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका वैधता, यानी कि रियलिटी। तो वैध होती है ये हमारी परीक्षाएं। क्यों, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जिनका उत्तर 1 या 2 शब्द में होता है, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होती है ये। यानी कि ये नहीं कि आपका एक एक चैप्टर में से दे दिया या सेकंड चैप्टर में से दे दिया, थर्ड यूनिट को बिल्कुल छोड़ दिया। इस तरह से ये परीक्षाएं नहीं होती है। इसमें होल सिलेबस आपका कवर किया जाता है, यानी कि संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन इसमें डाले जाते हैं। इसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदीकरण। इस प्रकार की परीक्षाओं में क्या होता है कि विविधता होने के कारण छात्रों में विभेदीकरण किया जा सकता है। यानी कि इसमें
प्रभावशाली, कमजोर और मंद बुद्धि वाले बच्चों को आसानी से ढूंढकर उचित शिक्षा प्रदान की जाती है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा कि हमने मान लो एक क्लास में ही हम 30 नंबर का या 20 नंबर का एक क्वेश्चन हम बच्चों को एक पेपर बना के देते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन हम डालते हैं। सभी बच्चों को हमने क्वेश्चन दिया, तो उसमें से 20 में से किसी बच्चे के 20 में से 18 नंबर आए, किसी बच्चे के 5 नंबर आए और किसी बच्चे के 2 नंबर आए, किसी के हमारे 14 या 15 आए। तो जिस बच्चे के 18 नंबर आए हैं तो वो बच्चा है क्या है, सुपीरियर बच्चा है। जिसके 14 या 15 आते हैं वो एवरेज बच्चा है। और जिस बच्चे के 2 या 3 या 5 नंबर अगर आते हैं तो इसका मतलब वो क्या है कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी है। ही इज ए डिफेक्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, या फिर मंदबुद्धि बालक भी होता है, या फिर उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कुछ ना कुछ उस डिसेबिलिटी उस बच्चे के अंदर होती है। यानी कि उस बच्चे की किसी ना किसी कमी की उसको समझ में नहीं आता है, या उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, देखने में, सुनने में, तो उसकी कमी के आधार पर हम उन बच्चों का विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन भी हम कर सकते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट है कि ये हमारी परीक्षाएं व्यवहारिक होती हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि इसमें हमें कंप्यूटर की मदद से मूल्यांकन करना इसमें बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा क्या है कि इसमें समय बहुत कम लगता है। आप देखो कि आप मान लो आपकी बीएड की जो फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं थी वो सारी की सारी ऑनलाइन हुई। तो इसमें क्या होता है कि हमें कंप्यूटराइज जब हमारी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें हमारा रिजल्ट भी जल्दी आता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर में जो आंसर डाल दिए जाते हैं उसी के आधार पर हमारी जो कॉपी चेकिंग है वो भी जल्दी हो जाती है। तो इस तरह से ये परीक्षाएं व्यवहारिक हैं, कम परिश्रम करना पड़ता है, अभ्यास भी इसमें कम लगता है। क्योंकि जो पेपर जब हमारा ऑफलाइन अगर एग्जाम होता है तो आप देखो कि आप सबको हमारी कम से कम 38 पेज की हमारी एक सीट होती है और उसमें आपको 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन आपको 16 मार्क्स के उसमें ईच क्वेश्चन आपको करना होता है। तो इस तरह से वो 38 पेजों को ओपीओ को चेक करना पड़ता है। इतने सारे स्टूडेंट होते हैं तो रिजल्ट में 3-4 महीने उसमें लग जाते हैं, काम भी ज्यादा बढ़ जाता है, मेहनत भी ज्यादा होती है और रिजल्ट भी हमारा लेट आता है। लेकिन जब हमारी हमारी ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, वस्तुनिष्ठता आती है, तो ये ज्यादा व्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि ना इसमें ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत होती है, ना मेहनत की, और हमारा टाइम भी जो एग्जाम का है वो भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए ये परीक्षाएं अधिक व्यवहारिक मानी जाती है। इसके बाद है मूल्यांकन करने में आसान, यानी इजी टू इवेल्युएशन। तो मूल्यांकन करने में आसान कैसे है? क्योंकि इसमें छात्रों के मन में किसी प्रकार की शंका नहीं होती। अंक तालिका बच्चों को उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ साथ दे दी जाती है। यानी कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, उनके आंसर भी होते हैं, तो उसमें मूल्यांकन हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारी एक 16 या हमारा 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन होता है तो बेटा उसके मूल्यांकन करने में अगर अलग अलग टीचर को हम देते हैं तो दोनों के इवेल्युएशन में बहुत अधिक डिफरेंस उसमें आता है। लेकिन जब हमारा वन वर्ड वाला क्वेश्चन है तो चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर है, तो जब उसका आंसर ही वही है तो इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं आ सकती। और सेम आपकी जो मार्क्स एक टीचर देता वही टीचर दूसरे वो मार्क्स सेम ही होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि मूल्यांकन करने में भी ये आसान है, यानी कि इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि छात्रों के निर्देशन या मार्गदर्शन किया जाता है इससे। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने अभी बताया था कि हम छात्रों को वर्गीकृत भी कर सकते हैं कि कितने मार्क्स किस बच्चे के आए हैं और उस आधार पर बच्चों को क्या सब्जेक्ट आगे लेना चाहिए और कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट उसको लेना चाहिए, क्या उसको बनना। तो इस आधार पर मान लो साइंस का बच्चा है, उसको साइंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप उस ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर जिस हिसाब से उसके मार्क्स आते हैं, एसएसटी में अगर कम आते हैं, साइंस में ज्यादा आते हैं या ईवीएस में ज्यादा आते हैं, तो उसके आधार पर बच्चा अपने फ्यूचर का भी सिलेक्शन कर सकता है। इसके बाद है आपका भाषा बाधा नहीं है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटियां इसमें नहीं होती। क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं बेटा आंसर सीट, तो उसमें पता नहीं क्या राम कहानी बच्चे लिख देते हैं, यानी कि उसका ना कोई शब्द का कोई भी लाइन है उसका सेंटेंस बनता है, ना कोई शब्द है, ना कोई इसकी सीक्वेंस बनती है, ना समझ में आता है। दूसरा क्या कि जल्दी जल्दी लिखने में लैंग्वेज भी
जो उसकी स्पीड है वो बहुत बढ़ जाती है और बच्चे की जो राइटिंग है वो बहुत खराब आती है। तो इस तरह से इसमें किसी भी प्रकार की, जब आपकी ऑनलाइन परीक्षाएं हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगी और उसी मीडियम के आधार पर आप एग्जाम देगो, तो आपको लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी नहीं करनी पड़ती और आपकी जो एग्जाम है उसमें आपकी लैंग्वेज भी किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आती। मान लो अगर तमिल का कर्नाटक का बच्चा है तो उधर तमिल लैंग्वेज है, हमारे यहाँ हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, और जैसे मान लो कोई उर्दू का बच्चा तो उसको उर्दू लैंग्वेज है। तो इस तरह की कोई भी बाधा नहीं आती। और ऑफलाइन में अगर हम करते हैं तो बच्चों को बहुत सारी लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी होती है। तो ये थे हमारे बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इसके बाद है इसके डिफेक्ट क्या है बेटा, या डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है आपका प्रश्नों का निर्माण करना कठिन है। यानी कि जो क्वेश्चनियर हम बनाते हैं उनको तैयार करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बेटा एक कक्षा की परीक्षा के लिए सैकड़ों यानी कम से कम 100, जब हम कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे होल सिलेबस को कवर करने वाला ही हो। ये नहीं कि मैंने फर्स्ट यूनिट में से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप डाल दिए, थर्ड यूनिट में से मैंने 1 भी नहीं डाला, फोर्थ यूनिट में से कल 10 डाल दिए। तो इस तरह से क्या है कि जो वर्गीकरण है वो भी सही नहीं हो पाता। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसकी चयन करने के लिए, क्वेश्चनों के लिए हमें उसी हिसाब से चयन करना पड़ता है, उसी हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ता है कि वो पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सके। यानी कि होल सिलेबस को वो कवर करते हुए ही हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार होता है। तो उसमें हमारा बहुत टाइम लग जाता है और हमें बहुत ही एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है। इसके बाद क्या है, मानसिक क्रियाओं की अवहेलना। यानी कि जो मेंटल एक्टिविटी है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। मान लो, क्यों? क्योंकि इसमें ना तो हम अपना कोई लॉजिक लगा सकते हैं, ना हम अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्ट है वही फैक्ट है। तो हमारी जो अपनी मानसिक जो क्रियाएं हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो आंसर गलत भी है तो हम क्या करेंगे, उस पे हमें निशान लगाना ही पड़ेगा। चारों ऑप्शन चारों के चारों गलत हैं तो हम फिर भी हमें उस पे निशान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये लॉजिक नहीं दे सकते उस ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक में कि चारों आंसर आपके गलत हैं या क्यों गलत हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिविटी आती है तो हम अपना लॉजिक उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारी जो मेंटल एक्टिविटी है उसका ध्यान नहीं रखा जाता। थर्ड पॉइंट है आपका अनुमान कार्य या धोखे को। यानी कि अनुमान अनुमान क्या होता है कि हम अपनी तरफ से ये अजम्पशंस भी लगा सकते हैं, ये अवधारणा भी लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये हाँ हो सकता है या नहीं। क्योंकि मान लो 4 ऑप्शन में से हमें एक भी नहीं आता और हम क्या करेंगे कि नहीं ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। कई बार हम खुद कंफ्यूजन में हो जाते हैं। तो हमें चारों के चारों ऑप्शन ही सेम लगते हैं कि हाँ फर्स्ट हो सकता है, फिर हम देखेंगे नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड हो सकता है, सेकंड नहीं थर्ड, फिर हम फोर्थ पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है कि हमें किस पे निशान लगाना चाहिए। क्योंकि हमें जब राइट का नहीं पता लगता तो हम क्या करते हैं, चारों ऑप्शन हमारे और उसी के हम कई बार वो आंसर को देते हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद है खर्चीला और अधिक समय। यानी कि बेटा जब सारी की सारी जब हम देखते हैं कि इस तरह से ऑब्जेक्टिविटी आती है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने दिए जाते हैं, तो इसमें आधे से ज्यादा उत्तर ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि छात्रों को असत्य सत्य लिखना होता है, छात्रों को नकल की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, समय अधिक लेता क्यों लेता है, क्योंकि जब हम ऑप्शन में घुस जाते हैं, मान ले एक ही क्वेश्चन पे हम अटक गए तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। उसी के चारों ऑप्शन को हम नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था, उसी में हम उलझ के रह जाते हैं। और बिल्कुल ही मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 60 क्वेश्चन तक लिखते लिखते हमारा टाइम भी पूरा हो जाता है और लास्ट में हम सिर्फ टिक 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 ही करते रह जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि समय अधिक लगता है। दूसरा क्या है कि खर्च बहुत अधिक होता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन परीक्षाएं हैं, उसके लिए चाहे नेट की जरूरत है या फिर आपको जैसे कहीं भी किसी भी कोई भी सेंटर पे जाके परीक्षाएं देनी पड़ती है, तो इसके लिए हमारा खर्चा भी ज्यादा होता है। इसके बाद क्या है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं निदानात्मक नहीं है। यानी कि निदानात्मक क्या होती है कि जैसे कोई भी परीक्षाएं हमें
दे दी जाती हैं, हम क्या करते हैं कि हमारा जो कमियाँ होती है बच्चे को उसको हम डायग्नोस्टिक्स करवाने के लिए, उपचारात्मकता लाने के लिए हम बच्चे के पास उसको भेज देते हैं। तो लेकिन ये परीक्षाएँ क्या होती हैं कि इसमें येस और नो में हमें आंसर देना पड़ता है, बच्चे को हमें किसी भी प्रकार से हम उसको समझा नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्निक। अब किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। कहीं से समझ में नहीं आया